स्वागत है आपका आर एनवायरनमेंट के दूसरे लेक्चर में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए लास्ट वीडियो तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, फूड चेन और फूड वेब कंप्लीट कर लिया था। साथ में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, हमने ट्रॉपिक लेवल्स को भी कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक हमारे ये थे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसके बाद फिर गार्बेज, वेस्ट और ओजोन लेयर आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि फूड चेन होती है। फूड चेन क्या बताती है कि क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाने वाला है, हु ईट्स हूम, यानी कि कौन किसको खाएगा। ये जो सीरीज है ये कौन बताता है हमें, ये बताती है फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है, फूड चेन वैसे तो क्या दिखाती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा, लेकिन इस फूड चेन के अंदर अगर हमारे कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाए जो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स वगैरह इसके अंदर आ जाए तो हमारे अंदर वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं नीचे के लेवल से भी। कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए जैसे कि हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल होता है, तीसरा ट्रॉपिक लेवल होता है। उसमें क्या क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आ सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाले पे होता है प्रोड्यूसर, उसके वाले पे ऊपर बढ़ते जाते हैं। उसके बाद तो कितने भी 3 से 4 हमारे ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फिर हर्बीवोर आते हैं, है ना, फिर कार्निवोर आते हैं। ये सब ऐसे हमारे चलते रहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब क्या होता है, कई बार हमारी जो फूड चेन होती है ना, यही ट्रॉपिक लेवल्स तो भाई फूड चेन भी बनाते हैं। जैसे कि हमने प्रोड्यूसर्स में देखा था प्लांट, फिर कोई हर्बीवोर आ गया, फॉर एग्जांपल डियर, और उसको खा लिया फिर हमारे कार्निवोर ने, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी फूड चेन है। फूड चेन में क्या होता है, अगर फूड चेन में कोई केमिकल एंटर कर जाए, कोई केमिकल या फिर कोई, मैं कह सकती हूँ हार्मफुल सब्सटेंस, तो क्या होता है, अगर ये चीजें फूड चेन के अंदर एंटर कर जाए ना, तो क्या होता है, ये हमारे हर एक टॉपिक लेवल पर क्या हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने जब खेतों में क्या होता है, खेतों में जब खेती करी जाती है तो पेड़ पौधों को या फिर और जो हमारे प्लांट्स उगाते हैं उनको क्या पेस्टिसाइड से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्ट जो होते हैं उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है। उससे क्या होता है, हमारे जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो हमारे पेड़ों पे नहीं लगते हैं। तो क्या हो रहा है, हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। हम क्या डाल रहे हैं, क्रॉप्स के अंदर पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं। और पेस्टिसाइड्स के साथ क्या क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स के साथ हम काफी सारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं। अब ये क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। कैसे, अगर ये एक बार किसी भी मेथड से प्लांट के अंदर आ गए ना, अगर किसी भी मेथड से प्लांट के अंदर आ गए तो फिर ये फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि फूड चेन स्टार्ट ही किससे होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है, हमारे प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। तो जैसे ही हम इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पानी में जाके मिक्स हो जाते हैं। आपने डाला और उसके अंदर जैसे ही पानी डाला आपने मिट्टी में, तो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह किस में मिक्स हो गए, पानी में मिक्स हो गए। अब उस पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे हमारे प्लांट्स। जैसे ही प्लांट्स इस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, या मैं कह सकती हूँ अपने अंदर मिनरल्स को या वाटर्स को अपने अंदर कंडक्ट करने के लिए, जैसे ही इस पानी को लेंगे तो क्या होगा, ये पेस्टिसाइड जो हमारे प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर ये पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। यानी कि पहले ट्रॉपिक लेवल में ये पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारे एंटर कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब ये ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स में एक बार आ गया तो फिर वो दूसरे लेवल में नहीं, दूसरे लेवल में नहीं जाता। क्या होता है, एक एक लेवल पर ये इकट्ठा होता जाता है। क्यों इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि भाई ये ऐसा वेस्ट होता है, ये ऐसे वेस्ट होता है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि इन्हें खत्म नहीं करा जा सकता, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। ये कैसे वेस्ट होता है, ये अक्यूमुलेट होने वाले यानी कि इकट्ठे होने वाले सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि अगर इन प्लांट्स को क्या हुआ, ऐसे भी हो सकता है भाई कि हमने कोई केमिकल डाला, हमने नदियों में कोई केमिकल डाल दिया और उस केमिकल को किसने खा लिया, उस केमिकल को एक्वेटिक प्लांट्स ने खा लिया। ये तो था टेरेस्ट्रियल पे कि हमने पेस्टिसाइड डाला और वो प्लांट्स ने ले लिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई जो केमिकल था वो नदी के अंदर डाल दिया, रिवर के अंदर फ्लो करवा दिया। अब रिवर में जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो उस पानी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे, वो केमिकल भी पानी के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही काम, यानी कि प्लांट्स के अंदर चला गया। अब उन प्लांट्स को कौन खाएगा, उन प्लांट्स को हो सकता है वहां पे कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो जो उनको खाए, उनकी भी तो अलग फूड चेन होती है, पानी में अलग फूड चेन चल रही है। तो वहां पे जो जो प्लांट को खाएगा फिर वो पेस्टिसाइड उसके अंदर भी एंटर कर जाएंगे। यानी कि एक बार अगर फूड चेन में ऐसे केमिकल्स एंटर कर गए तो फिर वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं।
और सबसे खराब बात यहाँ पे क्या है कि अगर प्रोड्यूसर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 पर है तो यहाँ पे सबसे कम एक्यूमुलेशन होता है, इनका लेस एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि सबसे कम जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना इनका, इन पेस्टिसाइड वगैरह का, केमिकल्स का, वो ट्रॉपिक लेवल 1 में होगा। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है ना उनमें ये कम मात्रा में मिलेंगे। लेकिन जैसे ये ऊपर ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है हमारी जो फूड चेन होती है उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी यानी कि मैं कह सकती हूँ जो फूड होता है, फूड से जो एनर्जी मिलती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। कौन सी? प्रोड्यूसर से और ऊपर के लेवल की तरफ। भाई क्या हम किसको खा सकते हैं? प्लांट्स को हम खा सकते हैं, और या फिर प्लांट को कोई हर्बीवोर खा सकता है, हम हर्बीवोर को खा सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई हर्बीवोर हमें खा जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि ये एनर्जी वापस से ऐसे नहीं आती, एनर्जी हमेशा ऊपर की साइड चलती है। एनर्जी फूड चेन में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन में? प्रोड्यूसर से आगे के ट्रॉपिक लेवल्स में जाती है एनर्जी हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये एनर्जी आगे बढ़ती है, यानी कि ये एक दूसरे को खाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है ये धीरे धीरे इनके अंदर अक्यूमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है। और कैसे जमा होता है? सब इससे ज्यादा अक्यूमुलेशन किसमें होता है? इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा इतना पेस्टिसाइड था, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड जमा होगा इतना, ठीक है। और जब ये दूसरा और ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स में जाएगा तो क्या होगा, ये इतना सारा जमा हो जाएगा। यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रॉपिक लेवल्स के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो एक्यूमुलेशन है इन पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है तो इसमें जो अमाउंट है ना इन पेस्टिसाइड्स का, इन केमिकल्स का, और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसलिए सबसे ज्यादा खतरा जो होता है ना वो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल को होता है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 3 या ट्रॉपिक लेवल 4, और इसमें यूजुअली ह्यूमंस आते हैं। यानी कि हम नॉर्मली हर फूड चेन के लास्ट में आते हैं, क्योंकि हम हर चीज को खा जाते हैं ना, तो हम नॉर्मली फूड चेन्स के लास्ट में आते हैं, है ना, लास्ट में आते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें जो एक्यूमुलेट होती है ना, ये ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होती हैं। और जैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है। यानी कि देखो हमने क्या करा, हमने तो ये सोचा बस अरे पेस्टिसाइड डालना है, हमने प्लांट के अंदर पेस्टिसाइड डाल दिया, लेकिन क्या हुआ, यही पेस्टिसाइड घूम घूम करके फिर वापस से हमारी बॉडी के अंदर ही आ रहा है, और इतना ज्यादा आ रहा है कि कई बार ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, हमारी बॉडी में कई सारी डिजीजेस भी क्रिएट कर सकता है। ये तो आप देख ही रहे हैं आजकल कि क्या हो रहा है, जैसे आप सब्जियां आ रही हैं आजकल, नई नई तरीके की सब्जियां आ रही है, कैसी आ रही है, पेस्टिसाइड वाली आ रही है, फर्टिलाइजर्स वाली आ रही है, उन्हें खा करके लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे ये जो हमारे केमिकल्स है ना, ये हमारे अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, हमारे टिश्यूज के अंदर। ये डिग्रेड नहीं होते, ये ऐसे नहीं कि खत्म हो जाएंगे केमिकल्स, जैसे हमारी बॉडी में आ गए तो वो हमारी बॉडी में ही रहेगा। मैंने एक बार फ्रूट खाया कोई, ठीक है, एक बार फ्रूट खाया तो क्या हुआ, वो मेरी बॉडी में इकट्ठा हो गया वो जितना भी केमिकल था। अब जब मैं दूसरी बार फ्रूट खाऊंगी तो जो पहला अमाउंट था ना मेरे टिश्यूज के अंदर वो तो है ही, बाकी दूसरा अमाउंट भी पेस्टिसाइड का मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फिर जब मैं दोबारा खाऊंगी तो फिर और ज्यादा केमिकल आ जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता बॉडी से, वो हमारे टिश्यूज के अंदर जाकर के एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हुए जा रहा है, जमा हुए जा रहा है। जिसकी वजह से मैं क्या कह सकती हूँ कि क्या हो रहा है, ह्यूमंस के अंदर यही सारे पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा होती है, जो कंसंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन पेस्टिसाइड्स का, इन केमिकल्स का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे पेस्टिसाइड डालें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ही खतरा दे रहे हैं। और भी बहुत सारे जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं और कितना नुकसान देते हैं ये आप जानते हैं, ठीक है ना। और क्या कह सकती हूँ मैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये जो पेस्टिसाइड्स जो हैं ये कहीं ना कहीं इनमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक टाइम पर ऐसा हमारा टाइम आएगा जब क्या होगा कि सारे के सारे पेस्टिसाइड्स जो है ना वो ऊपर के ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम उनको झेल नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं हम सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, इन केमिकल्स का यूज हमें कम से कम करना है, इन्हें प्लांट्स से बचा करके रखना है। प्लांट्स में तो खासकर ऐसे केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। और रही बात रिवर्स के अंदर, तो उनके अंदर भी इतने ज्यादा केमिकल्स नहीं डालने हैं। इसलिए इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, बड़ा होना। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहे हैं ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी मैग्नीफाई होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इसमें कम, उसमें ज्यादा, उसमें और ज्यादा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन खत्म हो गया। इसके बाद टॉपिक क्या आएगा, इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज
अफेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं ना उससे इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है। भाई इन्वायरमेंट तो हमारी एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। कैसे इफेक्ट हो रहा है? हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन जो करते हैं, हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे हमारी पूरी धरती माँ खराब होती जा रही है। अब उसमें कुछ चीजें आपको क्या पढ़नी है, हमारा जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो 2 चीजें मेनली हो रही हैं उसमें आपको पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है आपको गार्बेज, गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल या फिर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका ओजोन डिप्लीशन का। ओजोन लेयर क्या होती है? मैं पूछूं ओजोन लेयर क्या होती है, तो ओजोन भाई एक गैस होती है, ठीक है। ओजोन क्या होती है? एक गैस होती है। किसकी बनी हुई होती है? ऑक्सीजन से बनी हुई होती है हमारी ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है, ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। O3। O2 क्या होती है? O2 होती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लाइफ है, हमारी जिंदगी है क्या? ऑक्सीजन। लेकिन जब ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो इसको बोला जाता है ओजोन लेयर, या फिर ओजोन गैस बोला जाता है। अब ये जो गैस होती है ना, कहाँ ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी फायदेमंद है, और ये जो ओजोन गैस निकलती है ना ये एक डेडली पॉइजन है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है ये गैस। लेकिन अब आप कहेंगे हमने तो ओजोन लेयर सुना है, ओजोन लेयर अच्छी होती है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। तो भाई जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट है हमारे धरती के आसपास का, उसमें जो लोअर लेवल है ना, यानी कि हमारे अर्थ के आसपास का जो लेवल है उसमें क्या है, ये ओजोन लेयर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन ऊपर के लेवल्स में, बहुत ज्यादा ऊपर जब आसमान में जाओगे तो जहां पर ये लेयर मिलती है ना वहां पर ये फायदेमंद होती है। कैसे फायदेमंद होती है? क्योंकि ये क्या करती है, ये हमें सन की यूवी रेज से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। यूवी रेज क्या होती है? सन से बहुत सारी रेज निकलती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों हार्मफुल होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर तक कर सकती है। ये जो ओजोन यूवी रेज होती है ना, ये यूवी रेज ह्यूमन बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारी भी कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, स्किन को जला देती है, और बहुत सारे नुकसान है इस यूवी रेज के। सिर्फ इतने ही है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो क्या है, ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन गैस तो हमारे लिए क्या है? डेडली पॉइजन है। लेकिन यही ओजोन गैस जब हमारे ऊपर के लेवल्स में, जैसे कि हमारी जो लेयर्स है उसमें स्ट्रेटोस्फेयर एक लेयर आती है ना, उसके अंदर ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर एक मतलब ओजोन गैस एक लेयर बना देती है जिसको हम ओजोन लेयर बोले जाते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? ओजोन लेयर क्या करती है? हमें सन की यूवी रेज से, किससे? सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अब पहली बात कि ये O3 बनती कैसे? देखिए, जैसे ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैस के ऊपर यूवी रेस पड़ती है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है, सारे में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही इनके ऊपर सन की क्या पड़ती है? यूवी रेस पड़ती है। तो ये यूवी रेस क्या कहती है? इनमें से कुछ ऑक्सीजन, पूरी नहीं, सारी नहीं, कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है, फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है, यानी कि सिंगल सिंगल ऑक्सीजन में तोड़ देती है, डबल नहीं, उसको फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है। अभी तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जब फ्री ऑक्सीजन हो जाएगी तो क्या होगा? ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। अब क्या होगा? दोनों अलग अलग हो गए। तो ये क्या सोचता है? ये जो अकेला मॉलिक्यूल है ना, ये सोचता है यार किसी का तो साथ मिल जाए, तो ये बाकी जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उनके साथ जाकर के कंबाइन हो जाता है। यानी कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेस पड़ी उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो टूट गए और फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए। अब ये फ्री ऑक्सीजन क्या करती है? ये फ्री ऑक्सीजन अदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करती है और O3 गैस बना लेती है, O3 गैस बना लेती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? ये है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या कर रही है? यूवी रेस से प्रोटेक्शन कर रही है। फॉर्मूला क्या है? O3 है। कैसे बनती है? यूवी रेस की वजह से बनती है। कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ठीक है, चलो ये पढ़ रहे हैं हम तो पॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। अब ये कहाँ से आ गया इसमें? तो ओजोन लेयर हमारी डे बाय डे डिप्लीट हो रही है। हमारी ओजोन लेयर जो है ना उसके अंदर एक होल हो गया है, और वो जो होल है ना अब वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर से जो पूरी लेयर है, एक कवरिंग है, वो शील्ड है, आपके आसपास की शील्ड अगर टूटने लग जाए तो आपके जो दुश्मन है आपके ऊपर हमला कर देंगे ना। इसी तरीके से हमारी ओजोन जो शील्ड है ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो टूटती जा रही है, और जो सन की यूवी रेज है ना, वो खतरनाक यूवी रेज हमारे आसपास आती जा रही है।
ओजोन तो उन्हें वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम कहें ये ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों कर रही है, क्या हो गया ऐसे जो डिप्लीट कर रही है? तो भाई हमारा जो पॉल्यूशन है ना, हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और एक मेन रीजन है इसका CFC गैस, CFCs गैस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये होती हैं गैसेस, कुछ ऐसी खतरनाक गैसेस जो किस में भरी जाती हैं, जो AC में और रेफ्रिजरेटर्स में भरी जाती हैं, CFCs गैस। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये CFC गैस करती है हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन, इनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो आपकी किताब में देखी, जैसे आप प्रिंटिंग वगैरह करवाते हैं ना, प्रिंटिंग से भी ओजोन लेयर निकलती है, प्रिंटिंग से भी ओजोन गैस निकलती है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है। अब वो हमारे इन्वायरमेंट में नीचे प्रेजेंट अगर हो जाएगी, लेयर तक तो ठीक है, लेयर में तो फायदेमंद है, लेकिन हमारे अगर इन्वायरमेंट में ये गैस फैल जाएगी ना, ओजोन गैस, तो हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? ये CFCs हमारे ओजोन लेयर का डिप्लीशन करा रही है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए ये साबित हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस में प्रेजेंट है? ACs में प्रेजेंट होती है, AC में प्रेजेंट होती है, और किस में प्रेजेंट होती है? रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर में। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप लेगी ना, गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप लेगी। तो क्या हुआ 1987 में UNEP, उसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या मतलब होता है UNEP का? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये जो प्रोग्राम हुआ ना, इसके अंदर क्या हुआ? 1987 में एक रूल ऐसा निकाला गया कि उन्होंने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस की जो हमारी बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया कि जो ACs और रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाली कंपनीज है ना, उनको ये वार्निंग दी गई कि आप CFCs फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए, यानी कि ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाए जिसमें CFCs का इस्तेमाल ना किया गया हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सब हमारा ओजोन लेयर के बारे में था। सबसे पहले एक बार दोबारा रिवाइज करो, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन गैस होती है हमारी, जो जिसका फॉर्मूला होता है O3। अब ये ओजोन गैस जो होती है ये हमारे एनवायरनमेंट में लोअर पार्ट में हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर बना रही है, ओजोन लेयर जिसको हम कह रहे हैं, वो हमारे लिए कैसी होती है? हेल्पफुल होती है। कैसे बनती है ओजोन लेयर? जो एनवायरनमेंट में जब UV रेज पड़ती हैं तो वो कुछ ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं? फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। अब वो जो फ्री ऑक्सीजन है वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से और बनाती है O3 गैस या फिर ओजोन गैस। अब ये जो ओजोन लेयर है हमारी, ये डे बाय डे डिप्लीट हो रही है। क्यों डिप्लीट हो रही है? क्योंकि हम कई सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये खराब हो रही है, जैसे कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होती है? ACs में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? 1987 में UNEP में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में क्या किया गया? जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स की कंपनीज हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप क्या करें, आप वो जो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाने की कोशिश करें, यानी कि ऐसे जिनमें CFCs गैस का इस्तेमाल ना किया गया। ठीक है, ये था हमारा ओजोन लेयर के बारे में। अब सेकंड टॉपिक मैंने क्या कहा था? सेकंड टॉपिक है हमारा गार्बेज वेस्ट। उसका हम कैसे मैनेजमेंट करें? गार्बेज मैनेजमेंट कैसे करा जाए? भाई हमारे सबके घर में से गार्बेज निकलता है, वेस्ट निकलता है, और ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है। क्यों इकट्ठा होता जा रहा है? क्योंकि इसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट या फिर गार्बेज मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम सभी लोग अपने घर में से, अपने ऑफिस में से, अपने आसपास की चीज़ों में से क्या करते हैं, कुछ वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे कोई पेपर हो गया है ना, कोई सब्जियों के फॉर एग्जांपल पील्स हो गए, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, और क्या हो गया, जैसे कि हमने प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करी, वो हो गया। तो ये क्या है? ये हमारे वेस्ट है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो डीकम्पोजर्स होते हैं, कौन होते हैं? डीकम्पोजर्स। मैंने क्या बताया था कि डीकम्पोजर्स, या फिर मैं कह सकती हूँ जो हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? ये डेड और डीकेइंग मैटर पर फीड करते हैं
और क्या करते हैं, उनको डेड मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में सड़ी गली चीजें होंगी ना, सब्जियों के छिलके हो गए, पेपर हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये उन बेकार चीजों पर, खराब चीजों पर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपकी बॉडी में एग्जाम्पल दिया है कि एंजाइम्स होते हैं, आपने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है आपकी बॉडी में क्या होता है, एंजाइम होते हैं। तो मैं क्या पूछती हूँ, जैसे कि आपकी बॉडी में सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, उसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। अब जो सलाइवरी अमाइलेज है, क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ तोड़ सकता है जो उसका काम ना हो? नहीं, एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर चीज को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो हमारा सलाइवा है वो और किसी चीज को भी डाइजेस्ट कर देगी। हमने प्लास्टिक खा लिया, उसे भी डाइजेस्ट कर रही है ना, तो हर चीज को नहीं डाइजेस्ट कर सकती। हमारी बॉडी की जो एंजाइम्स है वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसके लिए वो बने हैं। इसलिए जब आप कोल खाएंगे ना, कोई कोयला खाएंगे, तो आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि ऐसे एंजाइम्स ही आपकी बॉडी के अंदर नहीं है जो कोयले से एनर्जी बनाए। कोयले से एनर्जी बनाने वाले एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। आपकी बॉडी किस चीज को पचा सकती है? प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, इन सबको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन कोल को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए क्या नहीं हो रहा, वहां पे एंजाइम्स काम नहीं कर पा रहे और हमारी बॉडी से एनर्जी नहीं निकल पा रही। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट जो डिकम्पोजर्स है ना, डिकम्पोजर्स भी हर किसी चीज को डिकम्पोज नहीं कर सकते, हर किसी चीज को वो नहीं खा सकते, वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को ही खा सकते हैं। जैसे कि वेस्ट हो गया हमारा, जैसे कि पेपर हो गया, कुछ पील्स हो गए, है ना, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, खराब सब्जियां हो गई, डेड ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ऐसा वेस्ट होता है, उसको तो वो क्या कर सकते हैं, उसको तो ठीक है वो खा लेंगे। लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे हैं जिनको वो नहीं खा सकते, जैसे कि प्लास्टिक को क्या हम डिकम्पोज कर सकते हैं? नहीं डिकम्पोज कर सकते। इसलिए क्या होता है, हमारा जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। वेस्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है डिस्पोजेबल, या फिर मैं कह सकती हूँ बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इनको क्या कर सकते हैं, ये ऐसा वेस्ट है जिसको हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है आपके प्लांट्स वगैरह का, डेड प्लांट्स हो गए, पेपर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, सर्च करिए और क्या क्या होता है। तो ये सब क्या है, ये है डिस्पोजेबल चीजें, यानी कि जिनको डिकम्पोजर क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, यानी कि इनको क्या कर सकते हैं, सिंपली डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का जो हमारा वेस्ट आता है वो होता है नॉन डिस्पोजेबल। अब इसमें क्या होता है, ये जो नॉन डिस्पोजेबल वेस्ट है ना, इसको डिकम्पोजर इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकते। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, उनसे इन चीजों पर असर पड़ता है। जैसे कि इसमें आता है एग्जांपल प्लास्टिक का, तो इन पे ना धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में हमारे एनवायरमेंट में बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, खत्म नहीं होते, हमारे एनवायरमेंट में से एग्जिस्ट करते हैं ये हमारे एनवायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक। पता नहीं प्लास्टिक कितने हजारों करोड़ों साल बाद जाकर के खत्म होगी, हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो वेस्ट है ना, अगर हम इसको जनरेट करते रहेंगे, हम प्लास्टिक को बनाते रहेंगे, खराब करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी धरती पर है ना, हमसे ज्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा, हमारे से ज्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो क्या है, इस वेस्ट का मैनेजमेंट जरूरी है, इस वेस्ट का मैनेजमेंट जरूरी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट के मैनेजमेंट में, जैसे कि जब आप गार्बेज फेंकते हैं अपने घर से, जब कूड़ा फेंकते हैं, तो उसमें से डिस्पोजेबल और जो नॉन डिस्पोजेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा जो वेस्ट है, उसको अलग अलग करके फेंके। उससे क्या होगा, कम से कम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पन्नी में बांध करके अपने घर का सारा कूड़ा फेंक दिया, अब उसी के अंदर प्लास्टिक भी थी, उसी के अंदर खाने के छिलके भी थे, सब कुछ उसके अंदर ही था, दोनों वेस्ट जो थे वो उसके अंदर मिक्स थे। तो क्या होगा, अगर डिकम्पोज होना होगा हमारा वेस्ट, तो वो डिकम्पोज नहीं हो सकता ना। कैसे डिकम्पोज होगा, वो तो आपने पन्नी में बंद कर दिया, अच्छा चलो वो डिकम्पोज भी हो जाए तो वो किसी के खाने के काम आ सकता है ना, वो वेस्ट की तरह तो नहीं पड़ा रहता, किसी के खाने के काम आ जाता है। ये जो डिस्पोजेबल है, इस डिस्पोजेबल वेस्ट से आप क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। ये जो डिस्पोजेबल वेस्ट होता है ना, इससे बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस कैसे बना सकते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के छिलके वगैरह होते हैं, आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो मतलब जो आपका वेस्ट निकलता है, छिलके वगैरह, क्या करें, उसको गड्ढा बनाते हैं, किसी भी जगह पर गड्ढा बनाते हैं बड़ा सा, और उसके अंदर ये भरते हैं, और कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे, उस वेस्ट का ना, उस वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज होकर के बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर बनाता है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं।
ठीक है। तो इनसे हम बायोगैस बना सकते हैं। इनको अगर हम इस गार्बेज को अलग कर दें तो कम से कम कुछ गार्बेज तो कम होगा और ये गार्बेज यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरी बात, जो नॉन डिस्पोजेबल हमारा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा जो भी वेस्ट है जैसे प्लास्टिक है, तो उनका हमें जो यूज है ना वो कम करना पड़ेगा, यूज को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसका रिडक्शन नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पूरे एनवायरनमेंट में आपको सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि इसका एक शुरुआत किसने करी थी, ट्रेन्स में पहले क्या होता था, प्लास्टिक के हमारे कप्स बिका करते थे। प्लास्टिक के कप्स में जो चाय अगर आती है ना वो प्लास्टिक के कप में आया करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन प्लास्टिक के कप्स को रिप्लेस करा गया किससे, डिस्पोजेबल कप्स से। डिस्पोजेबल कप्स कैसे, जैसे कि पेपर कप्स होते हैं। अब पेपर कप्स, अगर जितने भी पेपर कप्स बनेंगे कम से कम वो डिस्पोज तो हो सकते हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्या होंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो वो वेस्ट तो हमारा कम हो गया। अगर उसकी जगह प्लास्टिक का यूज करोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा और ज़्यादा वेस्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितने आप कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं उतना करें, कम से कम यूज़ करें उसका। आप पेपर बैग्स की जगह प्लास्टिक के बैग्स ना लेकर के जाएं, है ना, पेपर बैग्स को लेकर के जाएं, कैरी करें, और अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें जो प्लास्टिक की होती हैं, ठीक है। ऐसे, और प्लास्टिक आपको कई बार नुकसान भी तो देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपका टिफिन जो होता है, आपका जो बॉटल्स होती हैं, उनको प्लास्टिक का ना खरीदें। प्लास्टिक आपको नुकसान देती है, हमारी बॉडी में जाकर के अक्यूमुलेट भी हो सकती है, ये जमा हो जाती है, हमारी सेल्स के अंदर जाएगी ना। कई बार तो देखा गया कि प्लास्टिक की चीज़ों में गर्म पानी पीने से क्या होता है, प्लास्टिक उसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आप प्लास्टिक के बॉटल्स में और प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना ना लेकर के जाएं, प्लास्टिक के बॉटल में गर्म पानी ना पिएं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को लें जो कि कैसे हैं, डिस्पोजेबल है, अगर आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो बची कुछ हमारे प्लास्टिक है भाई हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप रिसाइकिल करने की कोशिश करें। रिसाइकिल भी हो जाती हैं चीज़ें, कई प्लास्टिक ऐसी होती है जो रिसाइकिल हो सकती हैं। बट जो पन्नियाँ होती है ना, आप अपने घर में पन्नियाँ देखते हैं, हल्की जो सब्जी लाने वाली पन्नियाँ होती हैं, वो दोबारा इससे रिसाइकिल नहीं हो पाती, वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। बहुत ज़्यादा पतली होने की वजह से उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। बट आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो प्लास्टिक की रीयूज हो सकती है, जो रिसाइकिल हो सकती है, तो उसे रिसाइकिलिंग में देते हैं, ये जो वेस्ट है ये हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है। क्या क्या पढ़ लिया, पूरे चैप्टर बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, मैंने पहले भी कहा था। क्या क्या पढ़ा इसमें, एक बार स्टार्टिंग से हम टॉपिक्स वाइज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पढ़ा था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेनिजम्स को देखा था कि हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स। उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ट्रॉपिक लेवल्स को पढ़ा था। ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, फूड चेन और फूड वेब को पढ़ा था। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, ओजोन लेयर डिप्लीशन देखा। फिर हमने देखा गार्बेज डिस्पोजल या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को देखा। तो यहीं पर हमारे चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन लेक्चर लेकर के आएंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।